हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपन देखेंगे जो आपके NCERT क्लास 12th ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका अध्याय 5। और दोस्तों आज तक अगर आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है, तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में, मतलब इसी वीडियो के माध्यम से आपका ये चैप्टर पूरा करवाने की जो गारंटी है मैं लेता हूं। इससे बाहर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसकी गारंटी भी मैं देता हूं। तो इस पूरे वीडियो को पूरे लगन के साथ, पूरे इम्तिहान से इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरीके के रिवाइज वीडियो की ज़रूरत है क्या, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो प्रिपेयर कर सकूं, आपके लिए ऐसे वीडियो अपलोड कर सकूं जो आपको अब एग्ज़ाम के समय पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें अपन पढ़ेंगे जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है उस बुक का अध्याय नंबर 5, जिसमें अपन प्राथमिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है दोस्तों? क्वेश्चन सीधा सा यही हो सकता है, आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? दोस्तों मानव अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करता है, मानव अपने गुजर बसर या अपनी उदर पूर्ति के लिए, पेट पालने के लिए जो भी कार्य करता है वो उसकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ये मानव जो भी काम करता है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक कार्य वो होते हैं जिनसे आय मिलती है, पैसा मिलता है। अनार्थिक कार्य वे होते हैं जिनसे आय नहीं मिलती। तो अपन क्या पढ़ेंगे? आर्थिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे व्यक्ति को आय मिलती है। तो आर्थिक क्रियाएं मानव को आय देने वाली क्रियाएं, मानव को आय देने वाले क्रियाकलाप को आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और ये आर्थिक क्रियाकलाप जो है अलग अलग भागों में बांटे गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, षष्ठम। लेकिन इस लेक्चर में अपन सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं की चर्चा करेंगे, प्राथमिक व्यवसाय की चर्चा करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय में दोस्तों कौन सी चीज़ें शामिल होती है? प्राथमिक क्रियाकलापों में वे सब चीज़ें, वे सब क्रियाकलाप, वे सब काम शामिल होते हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो कार्य संपन्न किया जाता है उसे प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। और ऐसे कार्य हैं दोस्तों आखेट यानी कि शिकार, खाद्य संग्रहण यानी कि फूड गैदरिंग, कलेक्शन, खाना एकत्रित करना, इसके अलावा पशुपालन, कृषि और खनन, इसके अलावा और भी है, मछली पालन है, लकड़ी काटना है। अपन इस अध्याय में जो चर्चा करेंगे वो आखेट के बारे में, खाद्य संग्रहण के बारे में, पशुपालन के बारे में, कृषि के बारे में और खनन के बारे में अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्य मानव का प्राथमिक पहला जो क्रियाकलाप है वो कौन सा है? आखेट व खाद्य संग्रहण, भोजन संग्रहण। दोस्तों आखेट मीन्स शिकार होता है, आपको पता है, और भोजन संग्रहण मतलब जंगलों से कंद मूल एकत्रित करना। लोग जंगलों में जाते हैं, वहाँ से फल फूल, पत्तियाँ, कंद मूल जो भी चीज़ें हैं उनको एकत्रित करके लाते हैं और उन्हें अपनी पेट पूर्ति के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों यह व्यवसाय मानव का सबसे आदिम व्यवसाय है, यानी कि मानव का सबसे प्रारंभिक व्यवसाय यही है, मानव का सबसे प्राचीन व्यवसाय यही है। कौन सा? आखेट और खाद्य संग्रहण, जिसमें बहुत कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों आखेट करने के लिए बहुत कम ज्ञान की आवश्यकता होती है। लोग नकुले पत्थरों का इस्तेमाल करके, लकड़ी के औजार बनाकर, इसके अलावा अलग अलग तरीके से पशुओं का शिकार कर लेते हैं। इन्हें किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा इन्हें बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों शिकार अगर कर रहे हैं या फूड गैदरिंग कर रहे हैं, खाद्य संग्रहण अगर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने खेत में कर सकते हैं या अपने घर में शिकार कर सकते हैं या अपने खेत में कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। शिकार करने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होगी ताकि वहां पर जंगली जानवरों का वो लोग शिकार कर सके। इसके अलावा कंदमूल एकत्रित करने का काम भी बहुत बड़े क्षेत्र का होगा, क्योंकि अगर किसी एक क्षेत्र की बात करेंगे, छोटे क्षेत्र की बात करेंगे, तो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में वहां का खाद्य जो पदार्थ है वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है इस प्रकार का काम
करने के लिए। दो विशेषताएं हो गई दोस्तों, एक तो इन्हें बहुत कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, दूसरा इन्हें बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो विशेष पूंजी की आवश्यकता भी नहीं है। और दोस्तों इसमें खाना भी अधिशेष नहीं रहता, बचा हुआ नहीं रहता। जैसे अभी अपन गेहूं की फसल करते हैं, गेहूं की फसल करके फिर अनाज का भंडारण कर लेते हैं और पूरे वर्ष खाते रहते हैं। इसमें इस प्रकार का काम नहीं होता, इसमें डेली शिकार होता है, डेली संग्रहण होता है और डेली खाया जाता है, यानी कि भोजन अधिशेष नहीं रहता। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हुई। दोस्तों इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि आखेट व भोजन संग्रहण व्यवसाय की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं हो गई, इसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, इसके अलावा बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, भोजन अधिशेष नहीं रहता। ये क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। एक विशेषता ये भी, ये आदिमकालीन व्यवसाय है। आगे देखते हैं, विश्व में दो क्षेत्रों में प्रमुख रूप से इस प्रकार का व्यवसाय आज भी होता है। अपन ने कहा कि आदिम व्यवसाय है, यानी कि पुराना काम है, लेकिन विश्व के दो क्षेत्र ऐसे हैं, दो रीजन ऐसे हैं जहां पर अभी भी इस प्रकार का काम होता है। वो कौन कौन से, एक तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और एक निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा यानी कि कनाडा का उत्तरी भाग, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग, इसके अलावा दक्षिणी चिली जो दक्षिणी अमेरिका है उसका जो देश है दक्षिणी चिली, वहां पर भी इस प्रकार का व्यवसाय आज भी होता है। इसके अलावा निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र है उसमें अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस प्रकार का व्यवसाय आज भी होता है। यानी कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में विश्व के ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आप मैप में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर इस प्रकार का व्यवसाय अभी भी होता है। अच्छा आगे चलते हैं, वर्तमान में ये व्यवसाय व्यापारीकृत हो गया है। पहले लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, खाने का काम करते थे, बस उसको किसी प्रकार का उससे व्यापार नहीं करते थे। भोजन संग्रहण करते थे, उसे खा लेते थे, किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान में लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों से कंद मूल छाल पत्तियां ये एकत्रित कर रहे हैं और इनको संशोधित करके बाजार में बेच रहे हैं, मतलब इसका व्यापार भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पेड़ के अलग अलग भागों का अलग अलग रूप से उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि छाल का कुनेन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में, पत्तियों से पेय पदार्थ पीने के पदार्थ, इसके अलावा दवाइयाँ बनती है, तने का उपयोग रबड़, गोंद, ब्लाटा इन सब चीज़ों में काम में आता है, पेड़ के अलग अलग हिस्से। इसलिए ये लोग इन पेड़ों के इन हिस्सों को एकत्रित करते हैं और बाजार में इनको बेच देते हैं। यानी कि वर्तमान में ये कार्य व्यवसायीकृत हो गया है, वर्तमान में इस काम को व्यवसाय की संज्ञा दी जा सकती है। अच्छा, पहला आपका कार्य कंप्लीट हुआ। दोस्तों देखो कितनी जल्दी से अपन ने किया। अपन आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन, कृषि और खनन के बारे में पढ़ेंगे और पहला अपना कंप्लीट भी हो गया। आखेट और फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रहण दोनों कंप्लीट। अच्छा दूसरे में चलते हैं, दूसरा कौन सा है, पशुचारण। पशुचारण का मतलब क्या होता है दोस्तों, पशुओं को पालना और उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनसे अपने जीवन का निर्वाह करना। तो पशुपालन जो होता है, पशुचारण होता है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से होते हैं, एक होता है चलवासी पशुचारण और दूसरा होता है वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, चलने वाले पशुपालन, यानी कि एक जगह रुककर इस प्रकार का व्यवसाय नहीं होता। दूसरा वाणिज्य पशुधन पालन, यानी कि व्यापार के लिए पशुओं को पाला जाना। चलो पहला देखते हैं अपन, पहला है चलवासी और दूसरा है यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से ये किन क्षेत्रों में इस प्रकार का व्यवसाय होता है, तो दोस्तों उत्तरी अफ्रीका से मंगोलिया तक इस प्रकार का व्यवसाय होता है। उत्तरी अफ्रीका से लेकर मंगोलिया, इसके अलावा यूरोप में, यूरोप और एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर इस प्रकार का व्यवसाय होता है। इसके अलावा मेडागास्कर जो द्वीप समूह है वहाँ पर भी इस प्रकार का काम होता है। कौन सा, चलवासी पशुचारण का। कहाँ कहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका से लेकर मंगोलिया तक, एशिया, यूरोप के टुंड्रा प्रदेश और मेडागास्कर द्वीप समूह, जहाँ पर चलवासी प्रकार का व्यवसाय होता है, चलवासी पशुचारण का व्यवसाय होता है। होता क्या है दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालते हैं लोग। ये लोग जो चलवासी पशुचारण करते हैं, इनकी संपत्ति इनके
पशु ही होते हैं। इनके पास में दूसरा कोई स्रोत नहीं होता। ये अपने पशुओं को पालते हैं, उन्हीं पे डिपेंड होते हैं, वो ही इनकी संपत्ति होती है। और हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे टेम्परेचर होगा, जैसी जहाँ की जलवायु होगी, लोग वहाँ पर उसी प्रकार के पशुओं को पालतू बनाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में मुख्य रूप से गाय और बैल को पाला जाता है। अफ्रीका में किसको पाला जाता है? गाय और बैल को पाला जाता है। इसके अलावा सहारा व एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है। सहारा जो अफ्रीका में है और एशिया के जो भी मरुस्थल है, थार वगैरह, वहां पर भेड़, बकरी और ऊंट को पाला जाता है। इसके अलावा तिब्बत और एंडीज जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर याक और लामा पाला जाता है। तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाला जाता है दोस्तों? याक और लामा पाला जाता है। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेशों में रेडियर नाम का पशु पाला जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों में रेडियर, तिब्बत व एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में याक और लामा। इसके अलावा अफ्रीका के मरुस्थल में गाय और बैल। इसके अलावा अफ्रीका और एशिया के मरुस्थल में, सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊंट को पाला जाता है। आगे चलते हैं। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं मतलब दोस्तों, अपने नाम में देखा कि ये लोग चलवासी है। ये क्या करते हैं? अपने पशुओं को चारे और पानी की तलाश में, चारे और पानी की तलाश में, यानी कि पशुओं को चारा मिल जाए और पानी मिल जाए, इसके लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं, आते जाते हैं, यानी कि प्रवास करते हैं। और अधिकतर ये लोग ऋतुओं में प्रवास करते हैं। ऋतुओं में कैसे करते हैं? जब सर्दी के दिन होते हैं, यानी ठंडी के दिन होते हैं, तब ये लोग पर्वतों से घाटियों की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पर्वतों पर अधिक सर्दी होती है ना, तो सर्दियों में और ज्यादा सर्दी होगी, इसलिए सर्दी से बचने के लिए ये लोग नीचे घाटियों की तरफ आ जाते हैं। और गर्मियों में ये लोग घाटियों से पर्वतों की ओर चले जाते हैं। यानी कि ये लोग ऋतु के अनुसार क्या करते हैं? मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास का नाम दिया जाता है। आगे देखें, भारत में कुछ जनजातियां हैं जो इस प्रकार का व्यवसाय करती है। वो कौन कौन सी जनजातियां हैं? गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भूटिया है। ये जनजातियां भारत में इस प्रकार का व्यवसाय करती है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया चलवासी पशुचारण का काम करती है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है, इनकी वर्तमान में इनकी संख्या कम हो रही है। किसकी संख्या कम हो रही है? चलवासी पशुचारकों की संख्या कम हो रही है। क्यों हो रही है दोस्तों? दो कारण है इसके, मेजर कारण दो है। वो क्या है? एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। दोस्तों पहले राजनीतिक सीमाएं नहीं थी, ये लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते थे। अब राजनीतिक सीमाएं अगर बन गई है, यानी कि हर क्षेत्र की, हर राज्य की अलग अलग सीमाएं बन गई है, इसलिए ये लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में इनको परेशानी होती है। इसलिए लोग अपना ये काम छोड़ रहे हैं, किसी कोई दूसरा काम पकड़ रहे हैं। इसलिए एक तो क्या है? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? जहां पर इनके चारागाह थे दोस्तों, इनके खुद के निजी फील्ड तो होते नहीं है, खुद के नीचे चारागाह तो होते नहीं है, तो जो सार्वजनिक जो चारागाह होती है, गोचर भूमि वगैरह हुआ, तो वहां पर ये अपने पशुओं को चराते हैं और पालते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो चारागाह क्षेत्र थे वहां पर नई बस्तियां बस रही है, यानी कि इनके चारागाह क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये लोग अपने पशुओं को कहाँ चराएं, ये इनके पास समस्या होती है। इसलिए ये लोग इस प्रकार का व्यवसाय छोड़ रहे हैं। तो दो कारण हो गए दोस्तों जिसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है। पहला कारण राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, और दूसरा कारण चारागाह क्षेत्र में नई बस्तियों का बसना। अच्छा, ये आपका पहला हो गया कौन सा? चलवासी पशुचारण। अब दूसरे में आते हैं वाणिज्य पशुधन पालन, व्यापार के लिए जो पशुओं को पाला जाता है। दोस्तों ये एक तरीके से इससे पूरी तरीके से अलग है। कैसे है? देखो, इसमें ये लोग चलवासी यानी कि पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? पशुओं को एक स्थायी क्षेत्र में रखा जाता है। इनका एक स्थायी क्षेत्र होता है जिसे बाड़ा या रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाड़ा या रेंज। इसके अलावा इनके जो चराने के क्षेत्र होते हैं, वो चराने के क्षेत्र भी इनके चारागाह होते हैं। चारागाहों को ये लोग क्या करते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में इसे बांट देते हैं, कुछ इस प्रकार से, यानी कि बाड़ लगाकर अपने चारागाह क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और फिर एक एक क्षेत्र को पशुओं को चरने के लिए खोलते हैं। तो पशु एक ही क्षेत्र के चारागाह को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये गमनागमन नहीं करते, प्रवास नहीं करते, ये स्थायी होते हैं।
इनमें मुख्य रूप से एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे वो भेड़ हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, जो भी हो, एक ही प्रकार के पशु मुख्य रूप से पाले जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों चारा भंडारण करने के लिए भी भंडार गृह की आवश्यकता होगी, पशुओं को रखने के लिए भी छाया की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें नस्ल सुधार पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि नस्ल जो है उसमें भी सुधार किया जाता है। बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो दोस्तों इस प्रकार के पशुपालन में बीमारियों और महामारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह व्यवसाय जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरुग्वे और अर्जेंटीना में इस प्रकार का व्यवसाय होता है। कहाँ कहाँ पर? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरुग्वे और अर्जेंटीना में इस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है। तो दोस्तों अपने दो काम अपने कंप्लीट हो गए। दूसरा जो पहले मैंने बताया कि क्वेश्चन क्या होगा कि जो भोजन संग्रहण या आखेट जो व्यवसाय है इसकी विशेषताएं बताइए। तो आप विशेषताएं बता दोगे कि ये आदिकालीन व्यवसाय है, इसमें कम पूंजी की, बहुत कम तकनीकी ज्ञान की, बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा, इनमें अंतर पूछा जा सकता है दोस्तों, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो दोस्तों अंतर आप सीधे से बता सकते हो। कैसे? चलवासी पशुचारण क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, जबकि ये लोग क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें नस्ल सुधार पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं को बीमारियों को लेकर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इसमें दिया जाता है। इस प्रकार से इनके चराई के क्षेत्र निश्चित नहीं होते, जबकि इनके चराई के क्षेत्र निश्चित होते हैं। ये व्यवसाय इन क्षेत्रों में किया जाता है जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, और ये व्यवसाय विश्व के विकसित देशों में किया जाता है। इस प्रकार से अपन चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बता सकते हैं। और भोजन संग्रहण पढ़ने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं कृषि के बारे में। दोस्तों कृषि क्या होती है? फसल उगाने की कला को कृषि कहा जाता है, और ये जो कृषि है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जाती है। यानी कि कृषि की बहुत सारी प्रणालियाँ अपने को देखने को मिलती है, और उन्हीं प्रणालियों को अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रणाली आती है निर्वाह कृषि। दोस्तों सबसे पहले देखिए निर्वाह कृषि क्या होती है। जीवन यापन करने के लिए की गई कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता, यानी कि जितना उत्पादन किया जाता है परिवार के लोगों के द्वारा ही खा लिया जाता है, किसी भी तरीके का व्यापार नहीं किया जाता। वो कौन सी कृषि होती है? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी है गहन जीविका निर्वाह कृषि। दोस्तों आदिकालीन जीविका निर्वाह है, आदिकालीन जहां पर भी ये नाम आता है, आदिकालीन मतलब एक प्राचीन पद्धति की कृषि है। पुराने समय में जो कृषि की जाती थी वो कृषि का रूप है। इसमें लोग क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं, जंगलों में पेड़ों को, झाड़ियों को काट कर साफ करते हैं, और फिर उन्हें सूखने के बाद उनको जला देते हैं। जलाने के बाद में जो राख होती है उस राख को खाद के रूप में काम में लेते हैं, और फिर वहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। यही क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। दोस्तों इसमें किसी विशेष तकनीकी, विशेष पूंजी या विशेष कृषि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं होता। पूर्ण रूप से भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर रहती है। किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा ना ही वहां पर सिंचाई की जाती। तो दोस्तों यह जो आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र, यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर उन्होंने झाड़ियों को, पेड़ पौधों को काटा, फिर यहाँ पर खेती करने लग गए। लेकिन जब यहाँ पर खेती कर रहे हैं तो 2-3 साल बाद में क्या होता है? इसकी प्राकृतिक उर्वरकता जो होती है जमीन की वो नष्ट हो जाती है। अपन ने देखा कि ये किसी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते, भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये खेती कर रहे हैं 2-3 साल से, तो भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता नष्ट हो गई। तो ये लोग क्या करेंगे? इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर दूसरे स्थान पर वही एक्टिविटी करते हैं। फिर जब यहाँ पे प्राकृतिक उर्वरकता खत्म हो जाती है तो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं, और तीसरे स्थान पर भी वही कार्य करते हैं।
और जब तक तीसरे स्थान पर ये खेती करते हैं, भूमि का जो पहला स्थान था जो ये छोड़कर गए थे, वहां पर भूमि वायु से नाइट्रोजन लेकर अपनी प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ा लेती है और फिर ये भूमि उर्वरक हो जाती है, वापस परत के रूप में रहती है, प्रतिभूमि के रूप में। तो ये क्या हो जाती है, वापस उर्वरक हो जाती है प्राकृतिक रूप से, ये लोग वापस यहाँ पर आकर खेती करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये स्थान चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और जब ये जो चक्कर बना रहे हैं, इसको झूम का चक्कर भी कहते हैं, यानी कि जो स्थान बदलकर अलग अलग स्थानों पे घूम रहे हैं, इसे झूम का चक्कर भी कहा जाता है। आगे इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना, यानी कि ये पेड़ पौधों को काटते हैं, उनको जलाते हैं, इसलिए इस प्रणाली को कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। आगे देखते हैं झूमिंग। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहा जाता है। इसके अलावा मिल्पा कहा जाता है दोस्तों अमेरिका और मैक्सिको में इस प्रकार की प्रणाली को मिल्पा कहा जाता है। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग कहा जाता है। यानी कि कुल मिला के इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अपने भारत में अगर देखें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं, जबकि भील जो करते हैं उसे वालरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे पेंडा कहा जाता है। और भी अलग अलग नाम है, जैसे कि ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे, यानी कि अलग अलग नामों से इसे अलग अलग जगह पर पुकारा जाता है। तो ये पहली हो गई आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि। दूसरी की बात करते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। दोस्तों इसमें भी क्या होता है, जो उत्पादन होता है वो वहीं खा लिया जाता है, लेकिन इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है। भूमि से जितना उत्पादन ये लोग कर सके उतना उत्पादन ये लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जमीन होती है कम और जनसंख्या होती है ज़्यादा, यानी कि कृषि भूमि पर जनसंख्या का प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए ये लोग भूमि का गहन उपयोग करते हैं और इस कृषि को गहन जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि मानसूनी एशिया में की जाती है, क्योंकि मानसूनी एशिया में मुख्य रूप से जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। इस गहन जीविका निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। यानी कि जहां पर वर्षा ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा रहती है, वहां पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, और जहां पर बारिश कम होती है, शुष्क जो ऋतु लंबी होती है, वहां पर गेहूं की खेती की जाती है। मुख्य रूप से खाद्यान्नों की खेती करते हैं और मुख्य रूप से मानव श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता, लेकिन भूमि का गहन उपयोग होता है, इसमें भूमि का गहन उपयोग नहीं होता। तो ये पहली प्रणाली अपन ने देखी, कौन सी, निर्वाह कृषि। चलो दूसरी प्रणाली की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रणाली है रोपण कृषि। दोस्तों रोपण कृषि एक आधुनिक व्यवसायिक कृषि है। बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जो भी मैं ये पंक्तियाँ बोल रहा हूँ, ये इस कृषि की विशेषताएं होगी। मैं जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए, तो रोपण कृषि की विशेषताएं हो गई, एक तो बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, यह एक व्यवसायिक कृषि का प्रकार है, बहुत ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिक वर्ष भर काम करते रहते हैं। इसके अलावा इसकी शुरुआत यूरोपीय देशों ने की थी। कौन से देशों ने की थी दोस्तों? यूरोपीय देशों ने। उपनिवेशीकरण के दौरान यूरोपीय देश अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उनको गुलाम बनाया और वहाँ पर उस प्रकार की खेती करना शुरू कर दिया, जिसे रोपण कृषि का नाम दिया गया। जैसे कि फ्रांसीसी यानी फ्रांस के लोगों ने अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के बागान लगाए। इसी प्रकार ब्रिटेन वासी यानी कि इंग्लैंड वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। इसी प्रकार स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। यानी कि कुल मिला के इस कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की थी। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना शुरू किया था। और ये सभी देश यूरोप कॉन्टिनेंट के देश है, एक अमेरिका को छोड़कर। चलो आगे चलते हैं। फेजेडा क्या होता है दोस्तों? रोपण कृषि में एक शब्द आता है फेजेडा। फेजेडा ब्राजील में
कॉफी के कुछ बागान हैं जिनको फेजेड़ा कहा जाता है। उनको फेजेड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों आज भी उन पर यूरोप वासियों का अधिकार है। यानी कि ब्राजील में यूरोप वासियों के अधीन कुछ चाय के बागान हैं, कॉफी के बागान हैं, जिनको फेजेड़ा कहा जाता है। आगे चलते हैं आगे वाली प्रणाली पर। आगे वाली कृषि की प्रणाली है विस्तृत वाणिज्य अनाज खेती। विस्तृत का मतलब होता है फैली हुई, अनाज के लिए की जाने वाली और व्यापार के दृष्टिकोण से की जाने वाली खेती कौन सी होती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए की जाने वाली, और कृषि भी किसकी होती है? अनाज की, यानी गेहूं, जौ, चावल, इस प्रकार के फसलों की खेती होती है। दोस्तों ये कहाँ पर होती है? एक तो जो मैदानी क्षेत्र है, बहुत बड़े जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर होती है। तो जितने भी विश्व के जो मैदान है, जैसे कि यूरेशिया के स्टेपीज यानी कि यूरोप और एशिया के स्टेपीज मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, इसके अलावा अर्जेंटीना के पंपास, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और दक्षिण अफ्रीका के वेल्डेस, न्यूजीलैंड के कैटरबरी, इस प्रकार के मैदानों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डेस और न्यूजीलैंड के कैटरबरी में इस प्रकार की खेती होती है। दोस्तों अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विस्तृत ये बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सब काम मशीनों से होते हैं, यानी कि आधुनिक तरीके से ये कृषि की जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी या मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से अनाज की खेती की जाती है और विश्व के विकसित देशों में इस प्रकार की खेती की जाती है। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अंतर पूछा जा सकता है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। दोस्तों गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या पढ़ा था आपने कि इसमें अनाज की खेती होती है, इसमें भी किसकी होती है? अनाज की होती है, लेकिन इसमें मानव श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसमें मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसमें जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है भूमि पर और इसमें जनसंख्या का दबाव कम होता है। मतलब इस प्रकार की कृषि में क्या होता है? प्रति इकाई उत्पादकता तो ज़्यादा होती है लेकिन प्रति किसान उत्पादकता कम होती है, और इसका विपरीत होता है इसमें प्रति इकाई उत्पादकता तो कम होती है लेकिन प्रति किसान उत्पादकता ज्यादा होती है। अच्छा मैं इस शब्द को समझाता हूं। ये एक खेत है और ये एक खेत है। यहां पर गहन जीविका निर्वाह कृषि होती है। कौन सी? गहन जीविका। और यहां पर कौन सी होती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज खेती होती है। अच्छा ये दोस्तों 100 बीघा का खेत है और ये भी 100 बीघा का खेत है, लेकिन यहां पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, इसलिए ये 100 बीघा 5 परिवारों के हिस्से में आती है। कितने परिवारों के? 5 परिवारों के। और यहां पर जनसंख्या का दबाव कम है, मशीनों से काम होता है। ये सिर्फ एक किसान के हिस्से में आती है और ये 5 किसानों के हिस्से में आती है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। इन 5 किसानों ने इस 100 बीघा जमीन पर 200 बोरी पैदा की। दोस्तों गेहूं की कितनी बोरी? 200 बोरी। इस अकेले किसान ने इस 100 बीघा पर मात्र 120 बोरी पैदा की। अगर जमीन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे ज्यादा हुई, लेकिन अगर किसान के हिस्से से देखा जाए तो यहां पर ज्यादा हुई। अकेले किसान के 120 बोरी आ रही है, इधर 5 किसानों के 200 बोरी आ रही है। तो किसान के हिसाब से यहां पे, जमीन के हिसाब से यहां पर। तो यही तो बोल रहा हूं दोस्तों मैं कि प्रति इकाई उत्पादकता गहन जीविका निर्वाह कृषि में ज्यादा होती है और प्रति इकाई उत्पादकता इसमें कम होती है, लेकिन प्रति किसान उत्पादकता इसमें ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। तो ये दोनों का अंतर हो गया। आगे चलते हैं आगे वाली प्रणाली पर जो है मिश्रित कृषि। दोस्तों मिश्रित कृषि क्या होती है? इसमें चारे वाली फसलें उगाई जाती है और साथ में पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि एक साइड चारे वाली फसलें उगाई जाती है, दूसरी साइड पशुओं को भी पाला जाता है। तो जो फसलें हैं, जो चारा है वो पशुओं को खिला दिया जाता है और पशुओं से जो खाद्य प्राप्त होता है वो फसलों के लिए काम में ले लिया जाता है। यानी कि इसमें
कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं। कौन सी कृषि में? मिश्रित कृषि में। सीधी सी इसकी विशेषताएं क्या होगी? इसमें चारे वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, साथ ही पशुपालन काम में लिया जाता है। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है, खेती के लिए खाद उपलब्ध हो जाता है। यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ होते हैं। और की कहाँ जाती है? यूरेशिया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका में इस प्रकार की खेती की जाती है। चलो आगे वाली प्रणाली पे चलते हैं, डेयरी कृषि। दोस्तों डेयरी कृषि क्या होती है? डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं को पाला जाता है, दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है और उन पशुओं से उत्पादन जो प्राप्त होता है उनको संशोधित करके पास के बाजार में बेचा जाता है। जैसे कि पनीर, मावा, घी, दही, छाछ, ये सब चीजें बनाकर उन्हें डिब्बा बंद करके बाजारों में, नगरीय बाजारों में बेचा जाता है। कौन सी कृषि में? डेयरी कृषि में। और इस प्रकार के व्यवसाय में वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों दूसरी कृषि प्रणालियों में क्या होता है कि व्यक्ति को बीच में गैप मिल जाता है, फसल कटाई के समय के बाद गैप मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ष भर लगातार श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है इस प्रकार की कृषि में। तो इस प्रकार की इस कृषि की विशेषताएं हो गई दोस्तों, अधिक पूंजी की आवश्यकता, अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, अधिक जो है श्रम की आवश्यकता, कुशल श्रमिकों का प्रयोग, ये सब इसकी विशेषता हो गई। दोस्तों ये कृषि अधिकांशतः नगरों के पास में विकसित होती है। जो मुख्य नगर होते हैं उसके पास में इस प्रकार की कृषि की जाती है, ताकि डेयरी से, पशुओं से जो उत्पादन प्राप्त हो उसे शीघ्रता से नगरों में पहुंचाया जा सके। और इस प्रकार की कृषि जो होती है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, कनाडा और न्यूजीलैंड में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड में डेयरी कृषि की जाती है। तो दोस्तों ये कृषि की 5 प्रणालियां हो चुकी हैं। अब आगे अपन देखते हैं कृषि की। हाँ तो बच्चों आगे अपन देखते हैं। सबसे पहले आगे देखने से पहले आप देखेंगे कि अचानक से जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है वो चेंज हो गई है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक दिन में वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई, मैं बना नहीं पाया, इस वजह से नेक्स्ट डे फिर मैं इसको रिज्यूम कर रहा हूँ, वहीं से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा कारण ये है कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं और उसमें मैं व्यू ड्यूरेशन, एवरेज जो औसत व्यू जो ड्यूरेशन है वो देखता हूं, तो उसमें 15 मिनट या 30 मिनट की वीडियो में सिर्फ 5 मिनट एवरेज ड्यूरेशन आती है, वॉच ड्यूरेशन आती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि स्टार्टिंग के 3-4 मिनट देखते हैं, उसके बाद में फिर उसको पेंडिंग करके छोड़ के चले जाते हैं। वो समझते हैं कि इतना देखने से अपना मैटर कंप्लीट हुआ। कि मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। जो यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट जरूर करे कि यूनिफॉर्म चेंज, इस तरीके से कमेंट करे, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा जो है वो वाकई में मेरी पढ़ाई को पसंद कर रहा है और कौन सा बच्चा मेरी पढ़ाई से वाकई में सीख रहा है, ये मुझे पता चल सके। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच गए हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा यूनिफॉर्म चेंज, क्योंकि स्टार्टिंग वाले बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, आप किसी को बताएंगे भी नहीं। चलो देखते हैं अपन कृषि का, कृषि प्रणालियाँ पढ़ रहे थे। कृषि प्रणालियों की 6ठी प्रणाली जो है वो है भूमध्य सागरीय कृषि। दोस्तों यह कृषि भूमध्य सागर के आसपास, यानी कि यूरोप के दक्षिणी भाग में और अफ्रीका के उत्तरी भाग में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली और ऑस्ट्रेलिया, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि। दोस्तों इस कृषि में मुख्य रूप से खट्टे फलों का उत्पादन होता है और खट्टे फलों में मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों अंगूरों का। किसका उत्पादन होता है? अंगूरों का होता है। और अंगूरों को सुखाकर अच्छे किस्म के अंगूरों से शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मदिरा, शराब बनाई जाती है। और निम्न श्रेणी के अंगूरों से मुनक्का या किशमिश बनाए जाते हैं। मुनक्का या किशमिश किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? अंगूरों से। अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूरों से मदिरा बनाई जाती है और निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों से मुनक्का या किशमिश बनाई जाती है। और ये अंगूरों का उत्पादन कहाँ होता है? भूमध्य सागरीय कृषि में होता है। मुख्य रूप से इस कृषि में खट्टे फलों का उत्पादन होता है। चलो चलते हैं आगे वाली प्रणाली पर। कृषि की आगे वाली प्रणाली है बाजार के लिए सब्जी और फल उद्यान कृषि। दोस्तों इस बाजार के लिए जो सब्जी, यानी कि बाजार में
शहरों में सब्जी पहुंचाने के लिए जो खेती की जाती है, शहरों के पास वाले क्षेत्र में, शहरों के निकट वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है ताकि उस सब्जी को, उस फूलों को, उन फलों को जल्दी से मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इस प्रकार की कृषि नगरों के समीप की जाती है। इसमें कुछ उपनाम अपन पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रक कृषि, दूसरा कारखाना कृषि और एक ट्यूलिप नामक फूल के बारे में अपन पढ़ेंगे। ट्रक कृषि क्या है दोस्तों? ट्रक कृषि की शुरुआत अमेरिका में हुई, मुख्य रूप से अभी ये वर्तमान में यूरोप में होती है। जो ट्रक कृषि है, इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, सब्जी को रातों रात ट्रकों में भरकर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर सब्जियों का उत्पादन हो रहा है तो ट्रकों के माध्यम से, किसके माध्यम से? ट्रकों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ट्रकों द्वारा रातों रात ये जो दूरी तय की गई है, इसी के नाम से इसको ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं कारखाना कृषि। कारखाना कृषि का मतलब होता है दोस्तों, इसमें होता है पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन होता है। और पशुओं के लिए जो खाना आता है, पशुओं के लिए जो फीड आता है, खाना आता है, वो कारखानों पर तैयार होके आता है। यानी कि कारखानों से बना बनाया खाना पशुओं के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए इसे कारखाना कृषि का नाम दिया जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड में, यूरोप के नीदरलैंड में ट्यूलिप नामक पुष्प का सर्वाधिक उत्पादन होता है इस खेती के अंतर्गत। अच्छा, अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप फूल का उत्पादन कहाँ होता है? नीदरलैंड में। ट्रक कृषि क्या है? ये बाजार के लिए की गई सब्जी की खेती है, जिसे रातों रात ट्रकों में भरकर बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। कारखाना कृषि क्या होती है? इसमें पशुपालन का काम होता है, पशुओं के लिए कारखानों में तैयार खाना लाया जाता है, इसलिए इसको कारखाना कृषि भी कहते हैं। कहाँ पर होती है इस प्रकार की कृषि? यूरोप और अमेरिका के विकसित क्षेत्रों में मुख्य रूप से होती है। तो ये थी दोस्तों कृषि की महत्वपूर्ण प्रणालियाँ। अब देखते हैं अपन कृषि संगठनों के आधार पर कृषि के प्रकार। कृषि करने के लिए लोग संगठन का निर्माण कर लेते हैं, एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, जिसके आधार पर भी अपन कृषि को बांट सकते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, एक है सहकारी कृषि और एक है सामूहिक खेती। एक सहकारी कृषि क्या होती है दोस्तों? इसमें किसान क्या करते हैं, अपने लिए एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? संगठन का, यानी कि एक सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो सोसाइटी होती है, ये जो संगठन होता है, ये किसानों को खाद, बीज, उन्नत नस्ल के बीज उपलब्ध करवाता है, खाद उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा किसानों की जो उपज होती है, उसको भी उचित दामों पर बिकवाने के लिए आगे आता है ये संगठन। कौन सा? सहकारी संगठन। इसी को सहकारी कृषि कहा जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों डेनमार्क में हुई थी, और डेनमार्क में सहकारी कृषि सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी। दोबारा से बता देता हूँ, सहकारी कृषि में किसान लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं। संगठन जिसे सोसाइटी या सहकारी समिति के नाम से जाना जाता है। यह संगठन किसानों को दवाई, खाद, बीज, इसके अलावा किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलवाने का काम करते हैं। दूसरा आता है सामूहिक खेती। दूसरा कौन सा है दोस्तों? सामूहिक खेती। इस खेती में क्या होता है, पूरे किसान मिलकर, एक क्षेत्र के पूरे किसान मिलकर समूह के रूप में खेती करते हैं, सबके सब मिलकर खेती करते हैं। कृषि करने के जो भी औजार होते हैं वो भी सबके क्या होते हैं, मिक्स के होते हैं, यानी कि सब अपने कृषि यंत्रों का प्रयोग करके सब मिलकर एक समूह के रूप में खेती करते हैं, और जो उत्पादन होता है उसको सब अपने अपने हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी सोवियत संघ में। कहाँ पर हुई थी? सोवियत संघ में। सोवियत संघ में इसे कोलखोज के नाम से जाना जाता है, कोलखोज। एक चीज और, इसमें किसान सामूहिक खेती करने के साथ साथ अपने लिए कुछ उत्पादन करने के लिए कुछ भूमि का टुकड़ा अलग रख लेते हैं। तो दोस्तों ये सहकारी कृषि और ये सामूहिक कृषि, ये कृषि प्रणालियां आपकी कंप्लीट। अब देखते हैं अपन खनन। खनन क्या होता है दोस्तों? खनन होता है खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। भूमि को खोदकर खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। दोस्तों खनिजों का उपयोग पहले सिर्फ हथियार, कुछ चीजें बनाने के लिए काम में आता था,
बर्तन बना लिए जाते थे, हथियार बना लिए जाते थे। लेकिन खनिजों का वर्तमान महत्व सबसे ज़्यादा है। जैसे ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, विभिन्न प्रकार के उपकरण, यंत्र, सब चीज़ें किससे बनने लगी? खनिजों से बनने लगी। कभी ताम्र युग था, कभी पाषाण युग था, कभी यानी कि किस समय पर पत्थरों का ज़्यादा औजार बनते थे, कभी तांबे के ज़्यादा औजार बनते थे, कभी कांसे के ज़्यादा औजार बनते थे। वर्तमान में सबसे ज़्यादा औजार लोहे के बनते हैं, इसलिए वर्तमान युग को कौन सा युग कहेंगे? लोह युग कहेंगे। आगे देखते हैं खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक। अब दोस्तों लोग क्या करते हैं? खनिजों को निकालते हैं, पृथ्वी के गर्भ को खोदकर खनिजों को बाहर निकालते हैं। अब इस काम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं कि खनिजों को बाहर निकाला जाए या नहीं निकाला जाए? इसमें कौन से कारक इफेक्ट करते हैं? इन कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक फिजिकल इफेक्टर होते हैं और एक इकोनॉमिक इफेक्टर होते हैं, यानी कि भौतिक कारक और आर्थिक कारक। यानी कि भौतिक कारक का मतलब तो ये है कि प्रकृति में खनिज, प्रकृति किसी इंसान ने तो दबाया नहीं है, प्रकृति से ही पृथ्वी के गर्भ में खनिज दबे हुए हैं। अब मैटर ये करता है कि कितनी मात्रा में दबे हुए हैं, उस खनिज का गुण क्या है, वो कितनी गहराई में दबे हुए हैं, ये सब डिपेंड करता है उसको बाहर निकालने में। अगर मान लीजिए आप खनिज पृथ्वी के अंदर है और 10 फीट अंदर है और 10 फीट अंदर आप खनन करके निकालो और आपको 200 ग्राम लोहा मिले, तो आप खनन करोगे क्या? नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ रहा है जबकि खनिज कम प्राप्त हो रहा है। अगर मान लीजिए आप 10 फीट खोद रहे हो और 10 फीट खोदने के बाद में आपको 200 ग्राम लोहे की जगह 200 ग्राम सोना मिले, तो आप खनन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि सोने की जो मूल्य है वो ज़्यादा होता है, इसमें बचत होगी। तो दोस्तों यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि खनन कब करेंगे लोग? जब उसका आकार यानी कि कितनी मात्रा में वो उपलब्ध है। दूसरा, उसकी श्रेणी, खनिज की श्रेणी कैसी है, उसका मांग बहुत ज़्यादा है या नहीं है, उसका मूल्य ज़्यादा है या नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है। उपस्थिति, कितनी गहराई में वो उपस्थित है। जैसे मान लीजिए अगर थोड़ा सा हटाते ही 5 किलो लोहा निकलता है तो निकाल लेंगे, लेकिन 15 फीट खोदने पर 5 किलो लोहा निकलता है तो नहीं निकालेंगे, है ना। तो वो कितनी गहराई में स्थित है। दूसरे कारक कौन से? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या होगा दोस्तों? उस खनिज की मांग भी होनी चाहिए। अगर खनिज की मांग है मार्केट में तो उस खनिज का खनन अवश्य होगा। अगर उसकी मांग ही नहीं है, किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर इसका खनन नहीं होगा। साथ ही वहाँ पर खनन कार्य करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी का उपलब्ध होना भी जरूरी है। इसके अलावा वहाँ पर यातायात के साधनों का होना भी जरूरी है, इनका उपलब्ध होना भी जरूरी है। आगे देखते हैं खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़ लिए, भौतिक कारक, आर्थिक कारक। अब देखते हैं खनन की विधियां। जो खनिज निकालने का पैटर्न है, विधि है, वो किस तरीके की है। तो दोस्तों खनिज हो सकता है कुछ गहराई पर हो, खनिज हो सकता है धरातल पर भी हो, या फिर हो सकता है बहुत अधिक गहराई पर हो। तो निकालने के अलग अलग तरीके काम में लिए जाते हैं। जब खनिज धरातल पर ही हो या थोड़ी सी खुदाई करने पर मिल जाए तो उसे धरातलीय खनिज कहते हैं। और भूमि के अंदर बहुत गहराई में दबे हुए खनिजों को निकालने के लिए भूमिगत खनन किया जाता है। दोस्तों धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत खनन भी कहते हैं। इसके अलावा आखनन भी कहते हैं। आखनन। भूमिगत खनन की बात करें तो इसे कूपकी खनन भी कहते हैं। कूपकी खनन। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? और कूपकी खनन कह सकते हैं। और गहराई में जो दबे हुए होते हैं उनको निकालने के लिए कूपकी खनन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा गहराई में दबा हुआ है तो एक कुएं जैसी आकृति बनाकर उसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन आखनन, धरातलीय खनन, ये धरातल के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो इसमें किसी गहरे गड्ढे करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे आखनन और विवृत खनन भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों धरातलीय खनिजों का खनन करने में खर्चा कम आता है, जबकि भूमिगत खनन करने में खर्चा ज़्यादा आता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जोखिम भरा भी होता है भूमिगत खनन। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों विकसित देश खनन कार्यों से पीछे हट रहे हैं।
क्योंकि खनन कार्य दिन प्रतिदिन खर्चीला होता जा रहा है। खर्चीला क्यों हो रहा है? दोस्तों, गहराई बढ़ने के साथ साथ खनिज को निकालने में खर्चा ज़्यादा आता जा रहा है, इसलिए विकसित देश पीछे हट रहे हैं और विकासशील देश जिनके पास में श्रम शक्ति ज़्यादा है, जिनके पास में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो अपनी श्रम शक्ति को उपयोग में लेकर खनिज कार्यों को निकालने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। अपने आखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि, इसके अलावा पशुपालन और खनन के बारे में पढ़ा। आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, आपका चैप्टर क्लियर हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए और आगे वाले चैप्टर के लिए भी आपके रिविजन के लिए, रिवाइज के लिए वीडियो अपलोड करूँ। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।